नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 7 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए, जैसा आप सभी जानते हैं, वैकेंसी निकल चुकी है और सबसे सही मौका है ये तैयारी करने का, क्योंकि अगर आपने अभी से शुरुआत नहीं की तो अंत में आपको काफ़ी बर्डन जो है वो झेलना पड़ेगा। तो अभी से रेगुलर निरंतरता के साथ अपने करंट अफेयर्स को तैयार करते रहिए, ताकि जो आपका पेपर सेकंड है उसके 10 से 12 जो प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे उनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर सके और लास्ट में रिवीजन में आपको परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ में। तो पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, देश का पहला वज्रपात मौसम मापक यंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। वज्रपात किसको बोलते हैं? बिजली गिरना, ठीक है। आकाशीय जो बिजलियां गिरती है उसके लिए हम वज्रपात शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसको नापने के लिए उड़ीसा के बालेश्वर में जो है पहले वज्रपात मौसम मापक यंत्र की स्थापना की जाएगी। तो जैसे तूफान को नापने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्र हमारे जो मौसम विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं, उसी तरह से अब आसमानी बिजली गिरने के बारे में ठीक ठीक उसका स्थान और कब बिजली गिरेगी इसकी सतर्क सूचना भी मिल पाएगी। और ये अत्याधुनिक मौसम मापक यंत्र अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा के बालेश्वर में स्थापित होगा। उड़ीसा में ही क्यों? क्योंकि उड़ीसा को वज्रपात प्रवण प्रवण मतलब जो सुभेद्य होता है, अर्थात जिस क्षेत्र में ज्यादा संभावनाएं होती है किसी घटना के होने की, तो वज्रपात प्रवण क्षेत्र उड़ीसा को माना जाता है। और इसीलिए केंद्रीय भू विज्ञान मंत्रालय ने यहाँ पर यह केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस केंद्र के माध्यम से हमें यह पता चल पाएगा कि आसमानी बिजली कब गिरने वाली है, ताकि उचित समय रहते हुए बचाव के इंतजाम किए जा सके। केवल इतना ही नहीं कि किस जिले के किस ब्लॉक एवं किस इलाके में आसमानी बिजली गिरेगी, बल्कि उस संदर्भ में सही सूचना भी मिल पाएगी। तो यह है सबसे पहला प्रश्न आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी हो गया है और भारत की रैंकिंग भी इसमें सामने आ गई है। और भारत अब की बार इस रैंकिंग में विश्व के 167 देशों में 50वें स्थान पर रहा है। तो भारत को 50वीं रैंक मिली। कोरोना महामारी के बीच ब्लूमबर्ग ने अपना पहला ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इनोवेशन अर्थात खोज, किसी भी नए आइडिया जो कि व्यवहार्य हो और जिसका प्रयोग मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में किया जा सके, वही इनोवेशन है। अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं उपयोग किया गया हो। और दुनिया में इनोवेशन लगातार बढ़ रहा है और इसी क्रम में भारत में भी इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले साल 54वीं रैंक पर हम थे, 4 स्थान ऊपर आते हुए अब हम 50वीं रैंकिंग पर आ गए हैं। इस बार पिछले साल जहां जर्मनी पहले स्थान पर था, दक्षिण कोरिया उसे पीछे छोड़कर के पहले स्थान पर आ गया है, जर्मनी चौथे स्थान पर चला गया है। अमेरिका जैसा शीर्ष देश जो है वो भी अब 10 देशों की सूची से बाहर है और वो भी पीछे चला गया है, जबकि चीन लगातार अपने प्रदर्शन की वजह से 16वें पायदान पर पहुंच गया है। चीन के भी प्रदर्शन में एक स्थान की गिरावट हुई है। सिंगापुर दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। यह इनोवेशन इंडेक्स जो है 10 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स पर देशों को परखता है, जिसमें देशों की रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया जाने वाला खर्च, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता उनकी कैसी है, हाईटेक सार्वजनिक कंपनियों और 7 इक्विलिटी वेटेज की कसौटी पर जो है चीज़ों को कसा जाता है। तो ब्लूमबर्ग ने अपना ये इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। भारत की रैंकिंग इसमें 50वीं रही है। दोस्तों, प्रसिद्ध आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम निम्नलिखित में से किस एक कलाकार के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो आकाशवाणी द्वारा देश भर के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को मौका देने के लिए आयोजित किया जाता है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए। और इसी क्रम में जो है पंडित भीमसेन जोशी, जिनका 4 फरवरी को जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है, उन्हीं की सम्मान में जो है इस आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो अब आकाशवाणी संगीत सम्मेलन भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। पुणे में एक कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान सरकार ने यह निर्णय लिया। आकाशवाणी संगीत के नियमित प्रसारणों के अलावा अपने शास्त्रीय संगीत के शौकीन श्रोताओं के लिए संगीत सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें देश भर के प्रख्यात कलाकार हिस्सा लेते हैं। कर्नाटक के गडक जिले में 4 फरवरी 1922 को पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ।
वे शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली में कार्य करते हैं। तो संगीत की जो है दो शैलियां हम मानते हैं, एक हिंदुस्तानी शैली है जो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, और एक कार्नेटिक शैली या कर्नाटक शैली है जो कि दक्षिणी भारत में प्रचलित है। तो पंडित भीमसेन जोशी को सभी लगभग हमारे जो नागरिक पुरस्कार है वो मिल चुके हैं। इनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सभी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा देश का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न है वह भी उन्हें 2009 में दिया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपकी एसआई परीक्षा की तैयारी में हिंदी पेपर के लिए हमने हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया है आपकी अपनी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। तो आज ही आरएस जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से इस कोर्स को ज्वाइन करके हिंदी परीक्षा की वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारे एमसीक्यू क्विज के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप इसमें बेहतरीन स्कोर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा हमारे इन करंट अफेयर्स जो हैं इनकी भी पीडीएफ गुलदस्ता के रूप में आपको वर्ष 2020 के लिए उसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अन्य ढेर सारे कोर्सेज का लाभ भी आप उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किसको 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहां पर एस.एन. सुब्रमण्यन की नियुक्ति की गई है, जो कि L&T, आप सभी ने L&T का नाम सुना होगा, लार्सन एंड टुब्रो, जो कि देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रक्षा क्षेत्र में और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसका काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो L&T जो है उसके अध्यक्ष हैं एस.एन. सुब्रमण्यन, एक चीफ इंजीनियर हैं। उनको जो है यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ ध्यान रखना आप, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक सुरक्षा है उससे जुड़े मामलों को देखती है। इसे आप देश की जो सामरिक सुरक्षा है उससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा के लिए सलाह देने का काम करती है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। जबकि ये जो सुरक्षा परिषद है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन हमारी व्यावसायिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड जो है उसके लिए जो कि 2020 में बनाया गया है उसके लिए कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है। L&T लिमिटेड के ये सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं और एक प्रतिष्ठित इंजीनियर भी हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक L&T के बुनियादी ढांचे के कारोबार को गति दी है और आज दुनिया के 14वें नंबर के सबसे बड़े संगठन के रूप में इसे बनाने में कोशिशें अपनी की है। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है जो भारी इंजीनियरिंग, रक्षा, जहाज, बिल्डिंग आदि का निर्माण करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश में OSH को, अर्थात जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है उसी को हम OSH बोलते हैं। तो कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि चीज़ों को देखने के लिए ये कोड बनाया जाता है और इस कोड के नियमों को लागू करने से ही इन कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। तो DGFSLI जो है उसकी ये सहायता करेगा और बहुत समय हो गया है कि ये नियम बदले नहीं है, तो अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है नए नियमों की स्थापना भी इसमें करेगी। एरो इंडिया 2021 देश का प्रतिष्ठित एरो इंडिया शो जो है उसके 2021 के संस्करण का हाल ही में आयोजन किया, जो इस सम्मेलन का 13वां संस्करण था। कहां पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो दोस्तों, एक साल छोड़कर के एक साल अल्टरनेटिव ईयर में इसको आयोजित किया जाता है। 3 से 4 फरवरी 2021 को इसे आयोजित किया गया। 18 से भी अधिक देशों के कई जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। एरो इंडिया 2021 संभावित ग्राहकों और निवेशकों को उत्पादों के प्रदर्शन का अवसर उत्पन्न कराता है। यहाँ पर जो उत्पाद होते हैं वो कोई छोटे मोटे उत्पाद नहीं है, इसमें बड़े बड़े फाइटर जेट विमान जो है वो सम्मिलित होते हैं। एरो इंडिया 2021 प्रदर्शकों को संभावित ग्राहकों के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके उत्पादों को प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में किया जाता है। यह सार्वजनिक एयर शो के साथ एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए एक प्रमुख प्रदर्शनी के रूप में आयोजित होता है। यह उद्योग पेशेवर को बाजार अंतर्दृष्टि, मतलब बाजार क्या चाहता है, क्या उसकी मांग है, नए विकास की घोषणा और मीडिया कवरेज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि लगभग हर एक बड़े मीडिया हाउस की नज़र इस शो पर रहती है। और इसके अलावा विमानन क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े जो सौदे हैं वे इस एरो इंडिया शो के दौरान होते हैं। जो लोगो एरो इंडिया शो का रखा गया है वो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस से प्रेरित है। तेजस खुद हमारे देश का
इसकी कैटेगरी वाले जितने भी विमान हो उनमें सबसे छोटा और सबसे हल्का मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो यह है दोस्तों आज की करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की, संक्षिप्त, सारगर्भित, कम मात्रा में आपके समय की बचत करने वाले ये करंट अफेयर्स हैं जिनका लाभ आपने उठाया। तो अगर अच्छा लगा हो इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्ञान के स्रोत से थोड़ा उधर भी बांटें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।